नमस्कार, मैं नफीसा और आप देख रहे हैं बहुजन टीवी। खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं राजेंद्र पाल गौतम जी, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं दिल्ली सरकार में। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। जी धन्यवाद। सर, मेरा सीधा सवाल आपसे यही होगा कि यूपी में जो धर्मांतरण का मुद्दा बहुत उछाला जा रहा है, ठीक है, हम कोई भी न्यूज़ चैनल उठा के देखें तो उसमें धर्मांतरण को लेकर डिबेट्स हो रही हैं। क्या है ये पूरा मुद्दा, आपकी क्या राय है इस पर? ये सिवाय राजनीति के कुछ और नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया, ना तो केंद्र में ना ही उत्तर प्रदेश में, जिससे कि वो लोग वोट मांग सकें। और जनता आज भारतीय जनता पार्टी को कोस रही है, नरेंद्र मोदी जी को भी कोस रही है और योगी जी को भी कोस रही है। चूँकि उनके पास चुनाव के लिए कोई मुद्दा नहीं है और वो हमेशा से इतिहास गवाह है। भारतीय जनता पार्टी के पास हिंदू मुस्लिम धर्म इससे अलग कोई मुद्दा है नहीं। तो ये जो धर्मांधता का जो मुद्दा या धर्म परिवर्तन का मुद्दा लेकर टीवी पे डिबेट चलवाना, ये टीवी चैनल नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और उनको एक टारगेट दिया जाता है कि आज इस सब्जेक्ट पे बहस करनी है, आज इस पे करनी है, ताकि लोगों के दिमाग पर असर डाला जा सके। जो लोग आज महंगाई से परेशान हैं, जो लोग कोरोना से परेशान हैं, रोज़गार के जाने से परेशान हैं, पेट्रोल के दाम ज़्यादा होने से परेशान हैं, डीजल महंगा हो रहा है, गैस महंगी हो रही है, तो हर तरह की प्रताड़ना लोग झेल रहे हैं। और उसमें जो सबके धंधे बंद हो गए हैं, उसमें लोग कोस रहे हैं कि बीजेपी ने आखिर किया क्या है। तो चूंकि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो धर्म का या हिंदू मुस्लिम का मुद्दा चुनाव से पहले अक्सर लेके आते हैं। चूँकि अब 7-8 महीने बचे उत्तर प्रदेश के चुनाव में और वहाँ बीजेपी के पास कुछ भी कहने के लिए नहीं है, इसलिए ये जो धर्म परिवर्तन का मुद्दा लेके आए हैं। धर्म व्यक्ति का पर्सनल मामला है। भारत के संविधान की जो मूल भावना है, उसके तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म के प्रति अपनी आस्था रख सकता है। और अगर कोई धर्म परिवर्तन करके किसी दूसरे धर्म के प्रति समर्पित हो रहा है, उसको पसंद कर रहा है, उसमें भारत का संविधान सबको इजाज़त देता है। हाँ, जबरन धर्म परिवर्तन बिल्कुल अलाउड नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। और मुझे लगता है जबरन धर्म परिवर्तन देश में होता भी नहीं है। अपवाद हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पे धर्म लोग अपनी मर्जी से स्वीकार करते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी यूपी चुनाव होना है, जो ज़मीनी मुद्दे हैं, जो लोगों से जुड़े मुद्दे हैं, जैसे गरीबी हो गई, बेरोज़गारी हो गई, या महंगाई या मेडिकल व्यवस्था को लेकर, तो उन मुद्दों को कहीं ना कहीं दबा दिया जा रहा है और धर्मांतरण के मुद्दे पर जोर दिया जा रहा है। क्या ये सोची समझे साजिश है या वाकई धर्मांतरण एक मुद्दा है? नहीं, ये जो गंगा के किनारे पे या गंगा के अंदर जो लाशें तैर रही थी, या लाशों को जिस तरह से वहाँ दफनाया गया, और जिस तरह कोरोना में लोग गैस ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए भागते रहे, हॉस्पिटल्स में बेड के लिए भागते रहे, कई गाँव में तो किसी में 50, किसी में 60, किसी में 70, किसी में 100 लोग कोरोना की वजह से मारे गए और लोगों के रोज़गार चले गए, ठीक है, और लोगों के काम धंधे बंद हो गए। तो कोई भी व्यक्ति उस पर बात ना करे। बीजेपी ने उस दौरान क्या किया, सत्ता उनके हाथ में थी, उन्होंने लोगों के लिए कोई काम नहीं किया। इसलिए उनके ध्यान को भटकाने के लिए ये धर्म का मुद्दा, एक ही चीज़ जिनके पास है बीजेपी के पास, बाकी तो कुछ है ही नहीं, उसी को वो फिर उन्होंने शुरू कर दिया चुनाव से पहले। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के लोग और देश के लोग अब इनकी इस चाल को समझ चुके हैं और ये बार बार एक ही ढोल को बार बार नहीं बजाया जा सकता। अब तो लोग समझेंगे और आने वाले समय में योगी जी को उत्तर प्रदेश के अंदर लोग निश्चित तौर पर 2022 के चुनाव में जवाब देंगे और सत्ता से खींच के इनको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। सर, मौजूदा जो सरकार है वो हमेशा हिंदुत्व की बात करती आई है। हिंदू खतरे में है, हिंदू के लिए हम कार्य करेंगे, इस तरह की बयानबाजी वो अक्सर देते आए। लेकिन मेरा सवाल ये होगा कि हम बाहर के देश से हिंदू लाने की बात करते हैं, जो हिंदू प्रताड़ित लोग हैं, पाकिस्तान हो गए, बांग्लादेश में हो गए, लेकिन अभी जो मौजूदा तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं, उसमें तो जो हमारे देश के हिंदू वही सुरक्षित नहीं है, उनके ही हालात ख़राब दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में जो बाहर के हिंदू आएंगे उनके लिए क्या किया जाएगा? सवाल हिंदू का नहीं है, सवाल है इंसानियत रहेगी या नहीं, मानवता बचेगी या नहीं, लोगों को क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी या नहीं, लोगों को क्वालिटी हेल्थ सर्विस मिलेगी या नहीं, लोगों को रोज़गार मिलेगा या नहीं, महंगाई को ख़त्म करने का जो वायदा करके सरकार आई थी, क्या उसको कभी ख़त्म करेगी? 7 साल इनकी सरकार को केंद्र में हो चुके हैं। तो इनके पास चूँकि कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए लोगों का ध्यान भटकाने के लिए बार बार ये धर्म का राग अलापने लगते हैं, बाहर से हिंदू को लाने की बात करते हैं। यहाँ का हिंदू बेचारा भूखा मर रहा है।
यहाँ तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, चाहे सब लोग, सबके रोजगार चले गए, लोग तबाह हो रहे हैं। महंगाई की मार किसी जाति धर्म को पूछ के तो नहीं पड़ रही है, सबके ऊपर महंगाई की मार पड़ रही है। और वो मोदी जी जो 2014 के चुनाव से पहले कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ठीक है, पेट्रोल के दाम 30 रुपये लीटर कर देंगे। अब सस्ता कच्चा तेल मिलने के बावजूद 100 रुपये के आसपास डीजल और पेट्रोल के दाम है, 100 रुपये क्रॉस कर गए। तो ये इनके पास कुछ कहने के लिए नहीं है। और देश की जनता और विशेष रूप से 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता इस बार जरूर जवाब देगी। सर, आपने महंगाई की बात की। महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस वक्त जो जनता को लेकर अगर हम देखी जाए तो। जो बीजेपी के नेता हैं उनका नाम मनोज तिवारी जी, उनका भी हाल फिलहाल में एक बयान आया कि ये तो जो 200 रुपये दाम है ये शुक्र करो कि हमारी सरकार में, नहीं तो अगर कोई और सरकार होती तो इससे भी पार हो जाती। इस तरीके के बयानबाजी आना, मनोज तिवारी जी को मुझे लगता है कम बुद्धि है, अकल की थोड़ी कमी है। अगर उन्हें थोड़ा भी समझ है, थोड़े बहुत भी अगर पढ़े लिखे हैं, तो 2014 से पहले जिस जो सरकार केंद्र में थी उस समय क्रूड ऑयल के दाम इंटरनेशनल मार्केट में क्या थे, भारत में उस वक्त क्रूड ऑयल कितने रुपए का प्रति लीटर पड़ता था, और वो रिफाइनरी के बाद कितने लीटर पड़ रहा है, और कितना उस वक्त दिल्ली की जो केंद्र की सरकार टैक्स वसूलती थी, राज्य सरकारें कितने टैक्स वसूलती थी, और आज कच्चे तेल के दाम इंटरनेशनल मार्केट में कितने हैं, और केंद्र उसमें कितना टैक्स लगा रहा है, राज्य कितने टैक्स लगा रहे हैं, तो उनको अकल आ जाएगी और वो इस तरह की घटिया बात करना बंद कर देंगे। सर, 2024 में आपने लगभग 10 करोड़ लोगों का बौद्ध धर्म में वापसी की बात कही है। आपने कहा कि धर्म परिवर्तन नहीं, घर वापसी होगी। तो क्या लगता है कि लोग इसको लेकर विरोध करेंगे या समर्थन देंगे आपको? देखिए, भारत बौद्ध में था, ये भारत का इतिहास गवाह है। आप अगर पढ़ेंगे भारत के इतिहास को तो जो पुष्यमित्र शुंग थे, उन्होंने, वो सेनापति थे राजा बृहद्रथ के, उन्होंने राजा बृहद्रथ की धोखे से, छल कपट से हत्या की। हत्या करने के बाद 84,000 बौद्ध मठों को तोड़वाया और चुन चुन कर बौद्ध भिक्षुओं की हत्याएं करवाई। हत्याएं करने वाले लोगों को इनाम दिया, और पूरे भारत से जब काबुल कंधार तक, म्यांमार से लेके काबुल कंधार तक पूरा भारत बौद्ध में था, उस पूरे बौद्ध में भारत को ख़त्म करके उन्होंने विषमता पर आधारित सिस्टम को भारत में दोबारा से लागू किया। आज जब हमारे लोगों को ये पता चल रहा है कि हमारे पूर्वज बौद्ध थे और तब भारत सोने की चिड़िया थी, तब विदेश से छात्र पढ़ने के लिए हमारे देश में आया करते थे, और अब जो विषमतावादी ताकत देश में जब आई, उसने देश के सारे संस्थानों को बर्बाद कर दिया। आज हमारी यूनिवर्सिटीज़ की बजाय भारत में जिनके जो सक्षम लोग हैं वो विदेश की यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाना चाहते हैं। अर्थव्यवस्था जो हमारी उस वक्त दुनिया में दूसरे नंबर पे थी, आज वो अर्थव्यवस्था हमारी चूर चूर हो गई है। तो अब जब हमें पता लग रहा है कि हमारे पूर्वज बौद्ध थे, तो हमारे लोग अपने पूर्वजों की सांस्कृतिक विरासत में वापस आना चाहते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, और बहुत बड़ी मात्रा में आएंगे। जो लक्ष्य रखा है 10 करोड़, वो उसको क्रॉस करेगा। सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल होगा, आपने संकल्प, जी सर, उसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। जो लोग अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में वापस आना चाहते हैं, उनके लिए हमने एक मिस कॉल नंबर जारी किया है। वो मिस कॉल नंबर है 8800662528। आप इस नंबर पे जैसे ही मिस कॉल करेंगे, कॉल नहीं जाएगी, लेकिन तुरंत आपके पास एक मैसेज आएगा। उस मैसेज बॉक्स को जैसे आप मैसेज को खोलेंगे, उसमें एक लिंक होगा। आप जैसे उस लिंक को टच करेंगे, तुरंत एक फॉर्म खुल जाएगा आपके स्क्रीन पर। आपने उसमें अपना नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस वगैरह डालना है। फ़ोटो और वोटर आई कार्ड डालना उसमें ज़रूरी नहीं है। उसका नीचे सबमिट करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया बहुत तेज़ गति से चालू हो चुकी है, और निश्चित तौर पर अब हमारे लोग अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में जो इतनी रिच कल्चर है, उसको संजोने के लिए वापसी आएंगे अपनी मर्जी से, जबरन नहीं। निश्चित नहीं, जबरन का तो सवाल ही नहीं उठता। अभी खबरें चल रही है कि हो ही नहीं सकता, जबरन तो कोई काम सफल भी नहीं होता। जो भारत के संविधान के हिसाब से जो सबको आज़ादी है अपने धर्म के प्रति आस्था रखने की, तो बौद्ध धर्म कोई संप्रदाय नहीं है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस तरह संप्रदाय नहीं है। बौद्ध एक विचारधारा है, एक ऐसी विचारधारा जो दुखों से मुक्ति का मार्ग देती है। तो जिसको अपने दुखों से छुटकारा चाहिए, जिसको अपने जीवन में शांति चाहिए, जो समता, मैत्री, भाईचारे पर आधारित न्यायपूर्ण व्यवस्था में भरोसा रखते हैं,
वो लोग मुझे लगता है निश्चित तौर पर घर वापसी करेंगे। सर मेरा आपसे आखिरी सवाल यही होगा कि आपने संकल्प लिया था कुछ महीने पहले कि आप जाति तोड़ो समाज जोड़ो मुहिम को लेकर पूरे देश भर में जाएंगे, तो क्या रणनीति होगी आपकी, किस तरीके से कार्य हो, मतलब जो कार्यकाल होगा आपका वो किस तरीके से प्लानिंग की गई है? हम लोग एक रथ बना रहे हैं, पूरे देश में एक रथ यात्रा का प्रोग्राम हम चालू करेंगे जिसका मुख्य उद्देश्य जाति तोड़ो समाज जोड़ो ही होगा, क्योंकि जातियाँ कुदरत ने नहीं बनाई, जातियाँ चालाक इंसानों ने बनाई और जिन्होंने जातियाँ बनाई उन्हीं को उसका लाभ हुआ। जाति होने की वजह से हमारा बहुत नुकसान हुआ है। आज हमारे पास खेत की भूमि नहीं है, हमारे पास प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सा नहीं है, हमारा व्यापार में कोई हिस्सा नहीं है। हम लोग इतने पिछड़ गए, ले दे के बाबा साहेब के मतलब हजारों साल की गुलामी से जो बाबा साहेब ने तोड़ा, अपना जीवन भर संघर्ष करके उन्होंने हमें रिजर्वेशन के माध्यम से और स्कूलों में एंट्री करा के हमारे पढ़ने लिखने के विकास के रास्ते खोल दिए। लेकिन अब लोग नौकरी की तरफ जाएँ तो नौकरियाँ हैं कहाँ? तो रिजर्वेशन का बहुत ज़्यादा लाभ नहीं है। हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, अपनी इंडस्ट्रीज लगानी पड़ेंगी, अपने छोटे छोटे व्यवसाय करने पड़ेंगे। तो जो हम लोग जिनका देश की प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सा होना चाहिए था वो नहीं है, तो एक तो हम उसकी मांग करेंगे कि अब हमें अपने हर क्षेत्र में, देश के हर संस्थान में, हर संसाधनों में, सब में बराबर हिस्सा चाहिए। और दूसरी होगी कि हम अब ये जातियां ख़त्म करेंगे। जब जाति कुदरत ने नहीं बनाई तो हम आपस में जातियों को क्यों बनाए रखें? इन जातियों ने देश का नुकसान किया, देश को कमज़ोर किया है। हम जाति तोड़ेंगे, समाज को जोड़ेंगे, रोटी बेटी का रिश्ता करेंगे। और सच बताऊं तो ये काम बहुत तेज़ी से चल पड़ा है, बहुत लोग अब जातियों को तोड़ के आपस में रिश्ते कर भी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ थे राजेंद्र पाल गौतम जी, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं दिल्ली सरकार के अंदर। उनका अभी भी यही कहना है, जिस तरीके से समाज के अंदर कुरीतियाँ बढ़ती जा रही हैं, जिस तरीके से जातिवाद को लेकर, धर्मवाद को लेकर लोगों में आपसी लड़ाइयाँ बढ़ रही हैं और हम उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में उन्होंने इस मुहिम का आगाज़ किया है, जाति तोड़ो समाज जोड़ो, जिससे आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि भविष्य में लोगों की सोच बदलेगी और कहीं ना कहीं जातिवाद खत्म होगा और एक बेहतर समाज की कल्पना हम कर सकते हैं।